देखो बच्चों एलसी ऑसिलेटर्स की बात कर रहे हैं हम, बैठो ईडीसी, ठीक है। आज क्या है 29, ठीक है। इसके अंदर ना एलसी ऑसिलेटर्स में मैंने आपको 3 ऑसिलेटर्स बताए हैं, ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, एक है इसमें हार्टले ऑसिलेटर और एक है इसमें कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। 3 है आपके ट्यून्ड कलेक्टर, यानी कलेक्टर साइड पे जो टैग सर्किट है, देखो ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, एक तो ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी कलेक्टर साइड पे, मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर साइड पे आपका क्या होगा, वो टैग सर्किट। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? उसके बाद में अभी मैं समझाऊंगी, एक वन बाय वन पहले बेसिक बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ट्यून कलेक्टर के बाद में हार्टले ऑसिलेटर, दूसरा है आपका हार्टले ऑसिलेटर, और उसके बाद है आपका कॉलपिट, हाँ कॉलपिट ऑसिलेटर। कुछ शांत रहना, मैं वीडियो सोच रही हूँ एक इसकी बनाऊंगा, फिर एक इसकी बनाऊंगा, फिर एक इसकी बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो चलता, ठीक है। अब इन तीनों ऑसिलेटर्स में ये कौन, मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराई है, मतलब कंपोनेंट्स के बेसिस पे और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एलसी ऑसिलेटर का पार्ट पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट में आप ये एलसी ऑसिलेटर का पार्ट पढ़ लो, फिर आप आरसी का पढ़ो, इसमें फेज शिफ्ट वगैरह पढ़ो, ठीक है। अब जो आपका एलसी ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर में आपको ये चीज जाननी है कि जो मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो एलसी ऑसिलेटर जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं। पहली चीज एलसी ऑसिलेटर में जब आपसे वो एलसी ऑसिलेटर पूछेगा तो एलसी ऑसिलेटर में कौन सा बताना है वो तो एक अलग चीज होगी। एल और सी को मिलके जो ऑसिलेटर बन रहा है वो एलसी ऑसिलेटर होगा, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर को मिलके। जब आप यानी इंडक्टर और कैपेसिटर को मिलके जो ऑसिलेटर बनेगा वो ऑसिलेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। किसको? रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, उसकी रेंज मैंने आपको बता रखी है कितने से कितने किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। शायद 20 किलोहर्ट्ज से फिर अबव 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास तक, ठीक है। उसके बाद में आपको ये याद रखना है बेसिक चीज बिल्कुल किसी भी ऑसिलेटर के लिए कि ऑसिलेटर्स में आपको एक फीडबैक सिग्नल होता है, ठीक है, और उसमें आप पॉजिटिव फीडबैक को यूज करते हो, ठीक है। ऑसिलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक को यूज करते हैं क्योंकि हमें वहां पे गेन हाई चाहिए होता है। समझ आ रही है मेरी बात? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ये आपका एक एम्पलीफायर हुआ जिसका गेन ए हुआ जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक फीडबैक लिया, यहाँ पे जो फीडबैक सिग्नल होगा और इनपुट सिग्नल होगा वो सेम आने चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम सिग्नल होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट फिर से आपको मिलना चाहिए, यहाँ से सिग्नल आएगा तो ये सिग्नल यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। और आपने क्या किया, ये आपने क्लॉक समझ आ गया? तो फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ये आपका क्या है? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट या ये कहें आपके ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद शायद एक चीज तो ये आ गई, एक कंडीशन तो ये आ गई, किसी भी सर्किट को ऑसिलेटर की तरह बिहेव करवाने की पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी फॉरमोस्ट नेसेसरी कंडीशन ये है कि बिना इनपुट सिग्नल के आपको आउटपुट मिल जाए। तो इनपुट का मतलब ये नहीं कि हवा में मिल जाए, ठीक है। उसकी अगर आप बेसिक समझ लोगे तो मुझे सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ये सारे ऑसिलेटर से निपट जाएंगे। तो दिमाग लगाओ, ठीक है। जहां से आपको बैठ के व्यू क्लियर दिखता हो आप वहां बैठो, सिर्फ दिमाग आपका बोर्ड पे रहे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ऑसिलेटर घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, हर चीज में यही कहानी है आपको, ठीक है।
उसके बाद जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है, वो सबसे ज़रूरी कंडीशन आपकी ये वाली है कि आपका जो सिग्नल है, जो आपका ये पॉजिटिव सिग्नल है, अगर आपको बिना इनपुट के आपको आउटपुट मिलनी चाहिए, तो बिना इनपुट के आउटपुट मिलने का मतलब ये नहीं है कि सिग्नल पे हमारी इनपुट नहीं। उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए कि आपने एक ट्रिगर सिग्नल दे दिया, ट्रिगर सिग्नल दे दिया। जैसे मतलब मुझे क्या कहना है कि मैंने कह दिया तो मैंने ट्रिगरिंग करी। ट्रिगरिंग कैसे करी? मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो मैं बार बार थोड़ा आपको क्वेश्चन छोड़ दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया। अरे मेरी बात समझ, 3 घंटे में आप काम करते हो, आपको पता है पेपर देना, पास होना, वो काम की कहानी आपको पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है इसके अंदर कि हमारा ट्रिगरिंग सिग्नल एक बार मिल जाएगा, यानी हमारा बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल। बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया आपका जो बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया है वो आपका क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन ए बी इज इक्वल टू 1, तो यानी आपका जो गेन है ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 माइनस 1 ए अपॉन 0, दैट मींस इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव फीडबैक में गेन आपका इनफाइनाइट है। तो यही तो चाहिए आपको। गेन इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ देख लीजिए, गेन इनफाइनाइट होने का मतलब बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट, ठीक है। मतलब आपकी इनपुट 1/0 ही तो इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। आपको आउटपुट तो 1 मिल रही है, लेकिन इनपुट आपकी 0 है। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? यही तो कहा मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आता है? 1/0। और गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और क्या है ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आता है? 1/0। तो यानी v आउटपुट बराबर 1 और v इनपुट बराबर 0। ये तो कह रहे हैं कि इनपुट ना होने पर भी आपके आउटपुट। समझ आ गई मेरी बात? अब इसके अंदर एक चीज आती है बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया, तो इसका क्या सेंस हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें वो क्या करेगा? बिना किसी एसी के ही, बिना किसी एसी के ही आउटपुट देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके सर्किट पे नॉइज, टेम्परेचर, ये सब चीजें तो होंगी होंगी। तो ये क्या करेगा? ये तो आपकी एसी सिग्नल की तरह काम करेंगे। अभी हमें जो सिग्नल दिखाई दे रहा है वो एसी है, वो डीसी नहीं, ठीक है। जो ये वो सिग्नल नॉइज, टेम्परेचर, ये सब चीजें हमेशा प्रेजेंट रहेगी सर्किट में, तो वो तो करेंगे एसी सिग्नल की तरह काम। और बाकी जो सप्लाई चाहिए उसको, मतलब उसके साथ साथ में थोड़ा सा और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिए, तो क्या करेगा? जो आपका डीसी सप्लाई तो कनेक्टेड ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डीसी तो रहेगा ही रहेगा ना। सर्किट पे आप डीसी सप्लाई को जोड़ के रखोगे, बैटरी से जोड़ के रखोगे, ठीक है। वो क्या करेगा? उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ द नॉइज एंड जनरेटेड सर्किट, और उसको क्या मिल जाएगी? ये बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया अगर कंप्लीट हो रहा है तो ऑसिलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, खत्म। तो आपका क्या होगा? वो तो गया, जब बिना इनपुट के आपको आउटपुट मिल गया, और एक ट्रिगरिंग सिग्नल मिलने के बाद इसका गेन इनफाइनाइट होता है, इसको आउटपुट की, इसको इनपुट की जरूरत ही नहीं। आगे मेरी बात समझ, सिर्फ इतनी कहानी आपको समझ गया। अब मैं सर्किट बनाती चली जाऊंगी, टाइम सर्किट की कहानी पता है, एक मिनट में वर्किंग समझाऊंगी, मेरा काम, ठीक है। ऐसे ही है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका ऑसिलेटर है बेसिकली वो क्या कर रहा है? आपका कन्वर्टर का भी काम कर रहा है, डीसी टू एसी कन्वर्टर का भी काम कर रहा है, और फिर उसमें बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है? वो ऑसिलेटर बन जाता है। सर्किट तो वही रहेंगे भैया, ऐसे साइलेंट छोड़ दो। इफ इट इज रिंगिंग अगेन तो गो एंड अटेंड, अदरवाइज साइलेंट, बस। जिसका भी फोन बज रहा है, आप उसकी बात चलती है और आपको फोन डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आप उसको फोन को साइलेंट कर दो। सिर्फ आप यहाँ देखो, आपको समझ आ जाएगी चीजें, बस। इट मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मुझसे पढ़ना होगा तो आप घर जाकर मुझसे एक बार देख लेना, समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसको ही बना देंगे, ठीक है। तो मैं एलसी ऑसिलेटर में ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, एक तो हमें इसके अंदर एम्पलीफायर चाहिए होगा इनपुट में, ठीक है, एम्पलीफायर, और एक आपको फीडबैक आप कहीं दिखाओ, तो दिखाओ, नीचे दिखाओ, ठीक है। ये आपका फीडबैक सर्किट, ये आपकी आउटपुट आ गई। चाहे इसको आप ऐसे लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं।
तो कोई सोचो पता नहीं क्या बोला, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑसिलेटर में एलसीओ से टैंक सर्किट तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो टैंक सर्किट आपने बनाया यहाँ, राइट, ठीक है। ये आपको टोटल कहानी इस पर, ठीक है, ये पूरी कहानी समझ आ गई, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम अब जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लीजिएगा। ये जनरल ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम है, जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये देगा, यानी दोनों में आप कॉमन एमिटर यूज करोगे। 180 डिग्री इधर ये देगा, 180 डिग्री इधर देगा, और आपका टैंक सर्किट से आपको ऑसिलेशन की ये क्या करेगा, ये टैंक सर्किट उसको डिजायर, मैं बताती हूँ क्या करेगा। देखिएगा, एक ट्रांजिस्टर जिसमें एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, जिसमें हमारा प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल लगा होगा, यानी ये वाला ऑसिलेटर का काम है, ठीक है, ऑसिलेटर काम करेगा। दूसरी इस सर्किट को स्टार्ट करने के लिए आप मेरी बात सुनिएगा तो आपको समझ आएगा, बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं जल्दी बोल रही होंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम थोड़ा स्पीड स्लो कर दो, क्योंकि मुझे इस टाइम से क्या समझाना है। इस सर्किट को स्टार्ट करने के लिए केवल एक क्विक, तेजी से एक ट्रिगर सिग्नल की, आप ये कह सकते हो केवल एक इनिशियल सिग्नल की, आप ऐसे कीजिए, एक शुरुआती ट्रिगर सिग्नल की आवश्यकता होती है। एक बार शुरू होने के पश्चात किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात दोलन खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोलन उस कंडीशन में होगा यदि हमारी बार हुसैन क्राइटेरिया यानी ए बीटा इक्वल टू 1 कंडीशन फुलफिल होगी। समझ आ गई मेरी बात? कुछ अलग से कभी समझा रही हूँ, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा, आपको कंटिन्यूअसली अनडैम्प्ड आउटपुट मिलती रहेगी। समझ आ गई मैम? क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका रिवर्ट में ऐसे एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो कुछ करने के बाद थोड़ी देर बाद वो डैम्प हो जाएगी, मतलब अब मंदन उत्पन्न हो जाएगा, रुक जाएगा। हमें क्या करना है ऑसिलेटर में, क्योंकि हम एक ही बार सिग्नल दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने एक बार सिग्नल दे दिया उसके बाद वो रुके नहीं, जब तक हम नहीं चाहते तब तक वो रुके नहीं, उतनी देर तक वो काम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 2 मिनट 3 मिनट वो रुके नहीं, हम ये चाहते हैं। तो जब हम ये चाह रहे हैं तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट लगाना पड़ेगा, वो काम ये सकते हैं। यानी हमें डैम्प्ड का मतलब है डैम्प का मतलब मंदिर, जो मंदन हो जाएगा, जो रुक जाएगा। हमें क्या चाहिए, अनडैम्प्ड। अब कैसे आउटपुट चाहिए, अनडैम्प्ड आउटपुट, मतलब जो रुके रहे, उसमें ऑसिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि बाहर से नॉइज फोर्स इतनी ज्यादा लगेगी कि वो रुक जाएगा। आपने स्प्रिंग को करा थोड़ी देर बाद रुकेगा ना, वो आपकी डैम्प्ड आउटपुट। हमें अनडैम्प्ड चाहिए, मतलब अवमंदित, जो रुके नहीं। मंदन का मतलब धीमा, अवमंदित, ठीक है। क्लियर है नहीं? उसके बाद देखिएगा, अब ये मैंने आपको पहले समझा दिया कि ऑसिलेटर में बिना इनपुट के आउटपुट कैसे आती है। तो बताया कि कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, AF इक्वल्स टू इनफाइनाइट आएगा, 1/0 होगा, यानी B इनपुट आपका 1 मिलेगा, B आउटपुट आपका 1 मिलेगा और B इनपुट आपका 0 मिलेगा, यानी बिना उसके। वो किस वजह से होगा, वो इसी वजह से। और अगर आप इनपुट नहीं भी देते तो कहां से मिलेगा, DC को वो AC में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ द नॉइज। क्योंकि इतने टेम्परेचर, नॉइज सिग्नल, थर्मल वाइब्रेशन वो इतना तो नहीं मिलेगा जो हमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा। समझ आ गई? चलिए, उसके बाद ये भी आपको पता लग गया कि हमेशा 360 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिलेगा और सबकी जो कंडीशन है इक्वल वो पूरी होगी। समझ आ गई बात? क्लियर? अब हम फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, ठीक है। क्लियर है ना? इतना बनाना हो तो अपना आप बनाओ, जो मैंने बोला उसे जो जितना आपको समझ आता हो उतना लिख लो, जो आपके दिमाग में सेट हो। इतना मैं एक से दूसरे पे जंप करूंगी, आप डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, आप इतना काम जरूर कर लो अपने मन से, जो आप लिखना हो। जनरल एलसी ऑसिलेटर के बारे में बताया, वो कहानियां सबके अंदर जोड़ो। एलसी ऑसिलेटर के अंदर जो 3 ऑसिलेटर्स है, ट्यून्ड,
हार्टले और कॉलपिट, उन तीनों में ये एच ऑसिलेटर जो मैंने कहानी बताई वो आपको जोड़नी है। ठीक है, इतना मैं डायग्राम बना ली, इतना आप ये लिखना छोड़ लिख लो। नेक्स्ट है डालो ट्यून सेलेक्टर ऑसिलेटर। मैं डायग्राम जो बनाऊंगी वो आपकी सहूलियत से बनाऊंगी, पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी। उसका रीजन ये है कि आपको सर्किट बनाना आना चाहिए, तब फायदा है इसको बनाना। समझ आ रहा है तो बना देना, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो। समझाने के 2 मिनट की वेट करना। मैं तुम्हारा इधर रफ डायग्राम दोबारा से क्लियर डायग्राम यहाँ बना रही हूँ, डायग्राम यहाँ।
फोन जा रहा है, कहाँ चले? अरे फोन नहीं किया मैं थोड़ा सा चल रहा है अभी नहीं, ना देख लो, सुन लो पहले, ड्रॉ कर लेना अभी 2 मिनट रुको। जब मैं तो दूसरा ड्रॉ करूँगा डायग्राम, इसको ड्रॉ कर देखो, फटाफट इधर देखो। फर्स्ट है आपका ट्यून्ड कलेक्टर ऑस्टिन। यहाँ सुन लो, मैं कह रही हूँ मैं टाइम दूंगी ना, सुन लो भाई, दूसरा बनाऊंगी तो इसको ड्रॉ कर लेना। ट्यून्ड कलेक्टर ऑस्टिलेटर का मतलब है आपने ट्यूनिंग की है कलेक्टर पे, ठीक है, और उसका बार्कसाइड क्राइटेरिया को यूज किया है, ये ए बी इक्वल टू 1 किया है, और वहाँ पॉजिटिव फीडबैक में फीडबैक सिग्नल को यूज किया है। ये टोटल फेज शिफ्ट आपका 360 डिग्री है। इतनी कहानी आपको समझ है ऑस्टिलेटर से आता है, ऑस्टिलेटर से। और कलेक्टर साइड पे हमें टैंक सर्किट लगाना है, ये समझ आ रहा है आपको। ट्यून्ड कलेक्टर आपको ऑस्टिलेटर बनाना है, यानी 360 डिग्री का फेज शिफ्ट, यानी आपको कॉमन एमिटर मोड को यूज करना पड़ेगा हर बार। समझ आ रही है मेरी बात? फीडबैक सिग्नल आपको क्या होना चाहिए? 360 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट उसका, और एम्पलीफायर का 180 डिग्री। तो फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। उसके बाद में कलेक्टर साइड पर आपको टैंक सर्किट लगाना, ठीक है। अब यहाँ में देखो, बहुत सिंपल है डायग्राम, यहाँ देखो, ये ऐसे बनाना है। मैं वहां नहीं देखी, सिर्फ आप इधर देखिए। अभी तक आपने ये तो बनाया था ना, ये कलेक्टर था, ये आपका आर, ये आपका सीई, समझ आ रही है? आर ई सी इतना बना रहे हो अब तक, ठीक है। ये बाईपास का काम करेगा, ठीक है, एसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस होने वाले इसको बाईपास करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं, यहाँ पे हम बाइसिंग रेजिस्टर लगाते थे, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग को यूज करते थे, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, R1 और R2, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर है जो मैं यहाँ लगाती थी, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सब लोग? तुम बाहर देख लो, तुम मत देख लो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो यहाँ पे कहानी आई है, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि मैंने आपको जो पिछले वाले में समझाया था, पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑस्टिलेटर से पहले जो फीडबैक में समझाया था, आपको बताया था सिंगल ट्यून समझाया था, उसी का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ठीक है। और मैंने डबल ट्यून समझाया था, ठीक है, और मैंने स्टैगर्ड समझाया था। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कहानी है, अगर आपके 2 कॉइल्स के बीच में है, हमें ये पता है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर घूमती है और एक इधर घूमती है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इतनी कहानी तो हमें समझ आ गई। अब हमें क्या पता है कि ट्यून्ड कलेक्टर ऑस्टिलेटर है, तो ट्यूनिंग सर्किट कहाँ पे होगा? कलेक्टर से, ठीक है। तो कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है, L और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही तो है। और कहाँ पे बनाओगे? कलेक्टर से। समझ आ गई मेरी बात? कुछ गलत बनाया, जो बोला वही तो बनाया, ठीक है। उसके बाद में मुझे पता है कि इस सर्किट के साथ में डीसी आपको कनेक्ट करना, तो मैंने डीसी चाहे तो आप यहाँ कनेक्ट कर दो और चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो, जिससे मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद में मुझे ये पता है कि इस सर्किट में मैंने क्या किया है, ये बाइसिंग, ये तो डीसी को, इसका काम सिर्फ क्या है? R1 R2, और इस डीसी का VCC R1 R2 का काम सिर्फ कितना है? हमारे ट्यूब पॉइंट को मिड में फिक्स करने का, ट्यूब पॉइंट में बाइसिंग पॉइंट को फिक्स करने का, ट्यूब पॉइंट को केवल एम्पलीफायर की तरह काम करने का, ट्यूब पॉइंट को बीच में फिक्स करने का, और कोई उसका काम नहीं, ठीक है। अब हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि 180 डिग्री का कॉमन एमिटर की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से कितना आ रहा है? कॉमन एमिटर है ना, कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट और चाहिए। वो हम क्या करेंगे, जब ये सिग्नल वापस कलेक्टर साइड पे जाएगा तो 180 डिग्री का वापस इनपुट पे जाएगा, देखो ना, ये कलेक्टर पे आके क्या हो गई? आउटपुट आ गया, ठीक है। फिर वो वापस इनपुट पे जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे कोई चीज लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कॉइल लगा दी है। समझ आ रही है मेरी बात? ये यहाँ पे, और इस कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है, एक पोर्शन को कनेक्ट किया है मैंने यहाँ पे,
और एक कनेक्टिविटी इसी का सिग्नल जो हमारे आउटपुट पे मिलेगा वो वापस हमें इनपुट पे भेजना है। जो हमें आउटपुट पे मिलेगा, पहले सुन लो एक बार, जो हमें आउटपुट पे मिलेगा वो वापस हमें इनपुट पे भेजना है। इनपुट कौन सा है? ये वाला, यहाँ वाला नहीं, बेस पे तो इनपुट है ना, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा कि जो वैल्यू यहाँ मिलती जाएगी सब कुछ पार्ट आप L2 से, ये L1 C1 है तो टैग सर्किट है, ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इस सेकंड यानी सेकेंडरी कॉइल पे आपको आउटपुट मिलती है ना, और फीडबैक को वापस आपको इनपुट पे डालना है, तभी तो फीडबैक सिग्नल बनेगा। आउटपुट को वापस इनपुट पे, आउटपुट किस पे मिल रहा है? कलेक्टर पे। ये तो कॉमन हो गया, इसको कुछ देना देना नहीं है, ठीक है। बेस पे क्या मिलती है? इनपुट, और कलेक्टर पे मिलती है आउटपुट। तो कलेक्टर पे आपने टैग सर्किट लगा दिया ऑसिलेशन करने के लिए, फिर वापस वो ये जितनी वैल्यू यहाँ आएगी उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या फ्लक्स फ्लो करेगा, यानी करंट करेगी। अब वो हमारी मर्जी है कि हम कितनी, हमें पूरा सिग्नल तो भेजना नहीं है, तो हम इसकी टर्न्स रेशियो है वो कम कर देंगे, टर्न्स रेशियो जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि हमें सारा सिग्नल तो हमें भेजना है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, इसको ये यहाँ से आगे की बात समझ, यस और नो। तो आपका R1 R2 भी कनेक्ट हो गया और आपका इनपुट पे बेस हो, समझ आ रही है पूरा? दैट्स इट, ये काम है, ठीक है। अब क्लियर है सबको? डायग्राम क्लियर है? यही कहानी है। अब मेरी बात सुनते चले जाओ, और ये जो कहानी होगी फ्रीक्वेंसी, अब कितने फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी ये डिपेंड करता है टैग सर्किट, ठीक है, टैग सर्किट पे। तो ये हमें पता है 1/2 पाई √ ऑफ LC, ठीक है। वैसे पैरेलल रेजोनेंस है, पैरेलल सर्किट है, तो उसमें F = 1/2 पाई √, ठीक है, L² / R² - R² L², ऐसे होता है। हमें पता है R बहुत कम है, ठीक है, L बहुत ज्यादा है, वो कट जाएगा, नीचे जो LC है उससे वैल्यू कट आ जाएगी और सिर्फ आपकी इतनी वैल्यू है। मैंने पैरेलल रेजोनेंस में सारी कहानी बताई है, लिखवा रखी है। तो इसके हिसाब से आपको कि कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इट विल डिपेंड ऑन द LC का, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ जरा वो सुनो। अब आपको अरे सोचा मैं बता रही हूँ, बारिश थोड़ा रुका भी करो। अब मैं क्या कह पूरा हो गया, मैं जल्दी कैरी करके समझा रही हूँ, सुन तो लो। अपने अपने चला रहे, बस एक चीज बता रहे हो आपने, मैंने कह दे के कंप्लीट हो गया। कितनी कहानी समझ आ रही है वर्किंग, ठीक है। अब आपको एक चीज और इसमें समझ आ रही होगी, जैसे RECE एक कॉम्बिनेशन ये है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस होने वाली AC इनपुट वोल्टेज को, उसके इफेक्ट को यहाँ कम करने से रोकता है, ठीक है, उसको बाईपास कर देता है, ठीक है। इसी तरह आप देख लोगे R2 और C2, ये भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R2 और C2, तो एक बाईपास कैपेसिटर का ये यहाँ का, मतलब इन ऑब्वियस सी बात है ना। देखो एक तो ये यहाँ पे RECE, जब RE जब कैपेसिटर रेजिस्टर के पैरेलल पे होता है तो बाईपास कैपेसिटर का या बाईपास रेजिस्टर का काम करता है। अब आप देखिएगा R1 R2 पैरेलल में है और यहाँ पे C1 भी इसके पैरेलल, C2 भी इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ये R से C के पैरेलल में आ गया ना, तो ये भी क्या करेगा, अगर इनपुट पे यहाँ पे कोई ऐसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। ये ग्राउंड आप ऐसे दिखा समझ आ रही है मेरी बात? देखिए ना ये R2 है, ये बाईस रेजिस्टर था, ठीक है। उसके बाद अगर ये R2 C2 के पैरेलल में भी जा रहा है, ये कैपेसिटर जो है R2 ये बाईस रेजिस्टर के पैरेलल में आ रहा है, तो अगर यहाँ पे ये अगर यहाँ पे इस कॉइल में कोई AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये कैपेसिटर क्योंकि इस R के पैरेलल में है तो ये इसको बाईपास कर देगा। और ये कैपेसिटर किसको कर रहा है, इनपुट पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसको क्या कर देगा, बाईपास कर देगा, बाधा नहीं डालेगा। मतलब VBE बराबर, क्योंकि ये B है और ये E है, यानी VBE बराबर VB माइनस VE होता है। अगर एमिटर वोल्टेज बढ़ने लग गई तो सारी वोल्टेज नेगेटिव में पहुंच जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस VE की वैल्यू को फिक्स रखना चाहेंगे कि 0.7 है वही फिक्स रहेगा, हमेशा VB ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा वोल्टेज जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना। तो इसी तरह यही काम यहाँ पर सारी कहानियाँ होंगी, ऑसिलेशन होगा, तो कुछ वैल्यू बढ़ और घट सकती है ना, तो हम वो यहाँ कहानी यहाँ पे ये काम करते हैं। यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर ये हो गया और एक बाईपास कैपेसिटर ये, R2 और C2 मिलकर बाईपास कैपेसिटर का काम, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनो, समझ आ गया मेरी बात, क्लियर है?
देखो दिमाग लगाओगे तो जल्दी निपट जाएगा, खाली कहानी सिखानी है तो फिर तो वो एक चीज पकड़ के आधा घंटा लगा। अब देखिएगा जरा, अब मैं बोल रही हूँ सिर्फ आप सुनेंगे, मैंने पूरी कहानी बता दी, अब देखिएगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल L1 और कैपेसिटर C1 मिलकर एक ट्यून्ड सर्किट बनाते हैं, यानी टैंक सर्किट, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो किस पे डिपेंड करेगी, F = 1/2 पाई अंडर रूट LC, यानी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L1C। समझ आ गई मेरी बात? L1C1 पे डिपेंड करेगी ना कि L2। ठीक है बच्चों, अब सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बार्क-हुसैन के कंडीशन के अनुसार ऑसिलेटर सर्किट में फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल समान कला में होने चाहिए, यानी ए और बीटा का कुल फेज शिफ्ट 360 डिग्री होना चाहिए। डन? ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर को हमें ये मैंने आपसे बता दिया, आपको मैं फिर भी इसमें पढ़ के आपको एक बार फिर से क्लियर करके बता दूं। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर को ऐसा एम्पलीफायर से हम काम कराते हैं तो कॉमन एमिटर मोड में कराते हैं। और कॉमन एमिटर मोड एक ये भी ऐसा मोड है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है CE, CB और CC में जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब सिग्नल को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा और हमें ये पता है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के बीच भी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको यहाँ से मिलेगा, इससे कॉमन एमिटर की वजह से, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ से मिलेगा जो वापस बैक हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो जैसे जो सिग्नल यहाँ आएगा, यहाँ देखिए जो भी सिग्नल यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ देखो सब, ये इनपुट पे आएगा सिग्नल और यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो ये वाला आएगा। फिर आप इसको वापस, ये यहाँ पे आ गया ना, अब उसके बाद में सिग्नल स्विच आपको बंद होगा, फिर क्या होगा, ये सिग्नल, ये वाला सिग्नल वापस बैक होगा। यहाँ देखते हुए ब्रांच, यहाँ के बाद में ये सिग्नल फिर यहाँ सेकेंडरी कॉइल पे जाएगा। जब ये इस वाली कॉइल से L1 से L2 सेकेंडरी कॉइल पे वापस फीडबैक होके जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये सिग्नल आ रहा है, फिर आपका जब बैक होके जाएगा तो फिर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट में फीडबैक में जो सिग्नल आना चाहिए वो वापस यही वाला आना चाहिए, इसके L2 के साथ। ये देखिए, सॉरी ये वाला, समझ आ रही है बात? तो क्योंकि 180, अब आपको ये बताना है इसके अंदर बेसिकली कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो हमें इस ट्रांजिस्टर से मिल रहा है, कॉमन एमिटर यहाँ पे, और फिर हमें 180 डिग्री का और चाहिए क्योंकि फीडबैक तो इधर हो रहा है ना। तो 180 डिग्री का फीडबैक आपको L1 टैंक सर्किट की L1 कॉइल और L2 जो सेकेंडरी कॉइल है उन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको एक और मिलेगा। तो टोटल कितना होगा? समझ आ गया देखा? क्योंकि हमें तो आउटपुट में ये वाला सिग्नल मिला ना, अगर आप इसको नहीं लगाओगे ना L2 को, यहाँ समझ लो, तो ये सेम सिग्नल नहीं होंगे, फिर ये ऑसिलेटर की तरह काम नहीं करेगा ना, इसका A बीटा = 1, क्योंकि यहाँ पे फेज शिफ्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पे यूज करनी है। समझ आ गई मेरी बात? यानी आपको दो फीडबैक मिलेंगे, दो फेज शिफ्ट मिलेंगे, यानी इनपुट और फीडबैक सिग्नल समान कला में होंगे, यानी धनात्मक फीडबैक हो रहा है और बार्क-हुसैन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। अब सुनिएगा जो काम की बात है, यानी A बीटा हर बार = 1 होके आपको ऑसिलेटर और एज अ ऑसिलेटर काम करता रहेगा, मतलब आपको वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। उसके बाद जरा सुनिएगा, अब तो मैंने कंपोनेंट्स लगाए R1 R2 RE, R1 R2 RE क्या है, बाइसिक रेजिस्टर, ये सबको पता है। ठीक है, बाइसिक रेजिस्टर है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिक द्वारा निर्धारित डीसी बाइसिक वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के सेकेंडरी के माध्यम से बेस पर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिक यानी जो VCC है कि ये कितनी वोल्टेज होगी ये तो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो किस पे जाएगी, सेकेंडरी कॉइल से। ऐसे तो होता है, अगर मैं इसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाऊं, यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो डिसाइड तो कौन कर रहेगा, हमारी कौन सी सेकेंडरी कॉइल करेंगे, तो सेकेंडरी कॉइल बेस पे जा रही है, क्योंकि हम डायग्राम बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो हम डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। अब आपको याद रहेगा कि मैं क्या किया,
यही तो बनाते हैं। और मैंने क्या किया है, यानी बाइसिंग ये VCC डायरेक्टली इसमें जा रही है और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट ना करके यहाँ पे मैंने एक कॉइल लगा दी। तो यानी बाइसिंग जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो DC वोल्टेज है वो हम इससे L2 कॉइल से पास करेंगे इनटू, यही तो कर रहे हैं। अभी तो डायरेक्ट VCC R2 से कनेक्ट करके इसमें दे दी, यानी आप सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इस R1 R2 से डिवाइड हो जाते हैं, यही तो होता है ना। तो देखिएगा मैंने यही लाइन बोली है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग द्वारा निर्धारित DC बाइस वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के सेकेंडरी कॉइल के माध्यम से इनपुट पर दिया जाएगा, यही तो कहा है। समझ आ गई मेरी बात। यानी CE C2 को क्रमशः RE और R2 के बाईपास संधारित्र के रूप में यहाँ पर हमने प्रयोग किया है ताकि प्रतिरोध दोलित्र की AC कार्य प्रणाली पर क्या है बाधा ना, यानी एक RECE हमने यहाँ पे यूज किया है और एक RECE हमने यहाँ पे यूज किया। समझ आ गई बात। यानी इसका काम सिर्फ इतना होता है, बाईपास कैपेसिटर में जो भी AC वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो AC वोल्टेज हमारी डिजायर्ड जो हमें चाहिए उसको बढ़ा या घटा ना दे, उसके लिए हम क्या करते हैं बाईपास कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। पर जितनी क्या है उतनी फिक्स रहती है, ना हमें ज्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए। समझ आ गई मेरी बात, इतनी कम। अब वर्किंग सुनो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। और सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा और नंबर ऑफ टर्न्स आप डिसाइड करो। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद देखिए अब वर्किंग कैसे है, वर्किंग आप सुनते चलेंगे, डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। देखिएगा जब स्विच S को बंद किया जाता है तो टैंक जैसे आप ये साफ सब होगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चों तुम्हारी क्लासेस जो है वो कौन से तारीख पे है? 17-18 सेकेंडरी कॉलेज मैंने तो शुरू में सुना था कि 20 तारीख तक है। 20 तारीख नहीं वाला से कम प्राइस कौन सा है वो 20 तारीख कॉलेज पेपर कब से है? 8 तो इतनी जल्दी बंद करने की क्या जरूरत है? अभी भी टाइम पेपर आया नहीं, मुझे तो लगता है टाइम बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए 15 तारीख तक उठा कॉलेज बंद कर देंगे। मुझे दिखा रहा है कि देखिए पूरे कंप्यूटर की बंद करती है क्लियर है 8 हाँ वो जो भी अभी टाइम पेपर अब देखिए अब सही है, अब ठीक है। देखिए जैसे कि हम स्विच S को बंद करेंगे, ठीक है, स्विच S को आप जैसे बंद करोगे तो आपको जैसे टैंक सर्किट में क्या हो जाएगा, आपका दोलन उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है इस DC वोल्टेज को वो AC में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द नॉइज सिग्नल एंड व्हाटएवर एल्स। टैंक सर्किट में आपकी क्या होगी वोल्टेज, तो टैंक सर्किट में आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी यानी आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सर्किट आप डायरेक्ट स्विच S से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। पहले मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ, मैं अभी इसकी बात नहीं करती। समझ आ गई मेरी बात। सुनिएगा जब स्विच S को बंद किया जाता है तो टैंक सर्किट में दोलन उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें सिर्फ जो समझ आ रहा है देखिए हम वो बता रहे हैं। ये मेरा सर्किट है, आपको वर्किंग में कुछ समझ नहीं आ रही, आपको इतना तो समझ आ रहा है कौन से कनेक्टेड है, DC सप्लाई कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप स्विच S को कनेक्ट करोगे तो आपका टैंक सर्किट किससे कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी से। इतनी बात क्लियर है सबको। और जब आपको पता है कि जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यही तो था हमारा L C और बैटरी। तो अब क्या होगा, जैसे ये हमें यही तो चाहिए, आपको टैंक सर्किट कोई तो पहले इनपुट देनी है। अब क्या होगा जब इससे कनेक्ट करोगे, ये इसी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, हाँ या ना। उसके बाद हमें पता है कि ये बैटरी से ये जो आपका कैपेसिटर है थोड़ा पहले चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा और फिर पूरा फुल चार्ज होने पर इसकी बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होके फिर ये सर्किट से हट जाए। यही तो था मैक्सिमम। परसों यही तो किया आपने, ऐसा ना करो परसों बता दिया, नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन।
ठीक है, समझाया था। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो फिर आप क्या करेगा, मैक्सिमम चार्ज हो गया फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, इंडक्टर। खत्म हो गया, यही तो करना है, यही तो समझा रही हूँ। यानी C1 ये टैंक सर्किट का जो C1 है वो बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होगा और धीरे धीरे उसमें करंट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी और वोल्टेज बढ़ने लग जाएगी। और फिर क्या करेगा, ये इसका जो डिस्चार्जिंग पाथ होगा बैटरी से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, जो ये डिस्चार्ज होगा वो टैंक सर्किट की कॉइल L1 से वो डिस्चार्ज होगा। यानी आपकी जो एक टाइप की एनर्जी थी E = हाफ CV², वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, E = हाफ LI² में कन्वर्ट हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया, समझ आ गया मेरी बात। उसके बाद भी फिर से बोल रही, जब स्विच S को बंद किया जाएगा तो टैंक सर्किट में ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कैपेसिटर C1 जो किस पे है, कलेक्टर करंट किस पर है ना, कलेक्टर पे तो है, कलेक्टर पे तो है। यानी कैपेसिटर C1 कलेक्टर करंट के द्वारा क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, जब ये संधारित्र पूरा चार्ज हो जाएगा तो वह कॉइल L1 द्वारा डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, और इस डिस्चार्ज और चार्जिंग की प्रक्रिया लगातार चलते रहने के कारण L1 और C1 पर बने टैंक सर्किट में दोलन उत्पन्न होता रहेगा। समझ आ गई मेरी बात। इन दोनों की आवृत्ति F0 = 1/2 पाई √L1 C1 पर डिपेंड करेगी। ठीक है, L1 और L2 में म्यूचुअल इंडक्शन होने के कारण L2 में भी वोल्टेज उत्पन्न होगी। ठीक है, L2 में वोल्टेज उत्पन्न होगी, इसकी आवृत्ति टैंक सर्किट के दोनों की आवृत्ति के समान होगी, किंतु L2 में फेरों की संख्या कम होगी और ये L1 और L2 में ढीला युग्मन है कि कसा हुआ युग्मन है, यानी लाइट कपलिंग है या लूज कपलिंग है, टाइट कपलिंग है लूज कपलिंग पर डिपेंड करेगा। अनोमली ट्रेंड जो मैंने आपको बताया। L2 पर उत्पन्न वोल्टेज को बेस तथा एमिटर टर्मिनलों के जो L2 वोल्टेज उत्पन्न होगी L1 के कारण, अब वो टाइट युग्मन है कि कसा हुआ युग्मन है या ढीला युग्मन है, वो डिपेंड करे L1 और L2 पर। L2 में फेरों की संख्या कम होगी लेकिन उत्पन्न होने वाली वोल्टेज समान होगी। लेकिन वो पूरी वोल्टेज यहाँ पे जा रही है या नहीं जा रही है वो डिपेंड करेगा कि ये युग्मन कसा हुआ है या ढीला। और जितनी भी वोल्टेज L2 पर उत्पन्न होगी यानी सेकेंडरी कॉइल पर, वो बेस एमिटर की इनपुट पर, बेस एमिटर की पर दे दी जाए। समझ आ गई मेरी बात। ये देखिए ना, ये L2 का ये वाला सीधा यहाँ पे है, क्लियर। उसके बाद में इस प्रकार ट्रांजिस्टर, इस प्रकार सुनते रहिएगा, L2 पर उत्पन्न वोल्टेज को बेस तथा एमिटर टर्मिनलों के बीच में लगाया जाता है, जो मैंने आपको बताया ऐसे लगाया जाएगा, और यह वोल्टेज एम्पलीफायर रूप में कलेक्टर टर्मिनल पर फिर से मिल जाएगी। भाई जो तुमने पहले तो तुमने इसको चार्ज, सबसे पहला काम है ऑसिलेटर पे, सब कहानी छोड़ दो, सबसे पहला काम है ये सर्किट होना चाहिए। ये सर्किट हमारा ये मिलकर पूरा होगा। ठीक है, पहले टैंक सर्किट का कलेक्टर चार्ज होगा इससे, फिर डिस्चार्ज होगा L1 से। ठीक है, यानी इस सर्किट जब ये चार्ज हो जाएगा यानी यहाँ पे आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस होनी, यानी यहाँ पे करंट है, तो कलेक्टर पे आपको करंट मिल जाएगी, यानी आपको आउटपुट मिल जाएगी कलेक्टर करंट। समझ आ गई मेरी बात। ये कलेक्टर करंट जो आपको मिलेगी, अब आपको ये पता है कि ये वाली वोल्टेज हमें इनपुट पे भी तो भेजनी पड़ेगी, आया ना, तो उसको देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि L1 में उत्पन्न होने वाली जो वोल्टेज है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण L1 और L2 के बीच में होने के कारण ये वोल्टेज किस पे जाएगी, अनोमली प्रेरण होने के बाद L2 में फेरों की संख्या कम होगी लेकिन उत्पन्न होने वाली वोल्टेज समान होगी। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगी कि वो टाइट कपलिंग है या लूज कपलिंग। इस L1 के कारण L2 पर जितनी भी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है या हमें कितनी चाहिए, हमें टाइट कपलिंग रखनी है, लूज कपलिंग रखनी है, फेरों की संख्या 2 रखनी है, 1 रखनी है, इधर सपोज 10 है और इधर 1 है, तो जितनी हमें जरूरत है वो उतनी करेंगे। ठीक है, फिर वो L2 से होती हुई वो इनपुट आप उसको दोगे बेस पे, फिर बेस पर जाएगी, तो बेस पे जाएगी तो वापस फिर वो किस पे जाएगी, कलेक्टर पे जाएगी। पहले तो किस पे जाएगी, बेस पे जाएगी,
फिर कलेक्ट बेस पे चली गई ना, और फिर वापस कलेक्टर पे जाएगी, ठीक है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये जो है ये कॉमन एमिटर है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये देगा, और 180 डिग्री का यहाँ की वजह से आगे तो टोटल कितना होगा 360, दैट्स इट, और ये प्रक्रिया चलती है, दैट्स इट, इतना ही है। तो ये ट्यून्ड कलेक्टर सबसे बड़ा फेज है ये, आपको समझ इतनी बार बोल रहे समझ आएगा। इसको मिनिमाइज करो, दूसरे